नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल विद सिद्धांत में। क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? क्या नाटो का एक्सपेंशन रशिया को और अग्रेसिव बना रहा है? और क्या यूएस और यूरोप के बीच इंटरनल डिफरेंसेस ग्लोबल सिक्योरिटी को और वीक कर सकते हैं? आज की वीडियो में हम नाटो, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यूएस यूरोप डिप्लोमेसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नाटो है क्या। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बना था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद। और इसको बनाने का जो पर्पस था वो था सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। इस अलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आर्टिकल नंबर 5 में, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर किसी एक मेंबर पर भी अटैक होता है तो उसे बाकी सभी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। कोल्ड वॉर के बाद लगा था कि नाटो की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने नाटो को फिर से सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है। यूक्रेन वॉर और नाटो का एक्सपेंशन। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और नाटो ने डायरेक्ट वॉर में एंट्री नहीं ली। वॉर के लिए वेपन्स प्रोवाइड किए, मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया गया, रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। इस वॉर के बाद क्या हुआ? फिनलैंड और स्वीडन जैसे छोटे देश जो कि न्यूट्रल कंट्रीज हैं, वो भी नाटो के साथ जुड़ गई, जिसका सीधा मतलब है कि रशिया के बॉर्डर के पास नाटो का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है। रशिया इसे अपनी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट मानता है और यहीं से ग्लोबल टेंशंस एस्केलेट होती हैं। नाटो का सबसे पावरफुल मेंबर नेशन है यूएसए, बट यूरोप भी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, इसलिए नाटो ने अपने डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग है वो इंक्रीज करी है यूरोप में। और जर्मनी ने भी अपना मिलिट्री बजट जो है वो बढ़ा दिया है। फ्रांस भी इंडिपेंडेंट यूरोपियन डिफेंस मॉडल की बात करता है। कभी कभी यूएस और यूरोप के बीच डिफरेंसेस भी दिखते हैं, जैसे कि एनर्जी पॉलिसीज, चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस और मिलिट्री फंडिंग पर। लेकिन यूक्रेन क्राइसिस ने इन्हें एक बार फिर से यूनाइट कर दिया है। बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इन सब चीज़ों से हम लोगों का क्या वास्ता और ये हम लोगों को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो फिर अगर नाटो और रशिया के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व होंगी, ऑयल एंड गैस की सप्लाई डिसरप्ट होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड रूट्स भी इम्पैक्ट करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में भी अलायंस स्ट्रांग हो रहे हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ती जा रही है। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री कंपटीशन में थे और आज भी सिचुएशन काफी सिमिलर लगती है यूएसए और रशिया के बीच। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से फुल स्केल वॉर सबके लिए डिजास्टर साबित हो सकती है, इसलिए डिप्लोमेसी और अलायंस के रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आने वाले टाइम में हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी कि नाटो को और एक्सपेंशन होता है कि नहीं, यूएस इलेक्शंस के बाद फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन, यूरोप कितना इंडिपेंडेंट डिफेंस मॉडल जो है डेवलप कर पाता है, और अगर डिप्लोमेसी स्ट्रांग रही स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकती है, और अगर कन्फ्रंटेशन बढ़ा तो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी का रिस्क भी ज़्यादा है। नाटो सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, पावर बैलेंस का सिंबल है। यूएस यूरोप यूनिटी, रशिया के एक्शंस और एक्सपेंडिंग अलायंसेस, ये सब मिलकर 21st सेंचुरी की ग्लोबल सिक्योरिटी डिफाइन करेंगी। इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस को समझना ज़रूरी है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉर्डर तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि इकोनॉमी, जॉब्स और डेली लाइफ तक भी पहुंचता है।